तो हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के सीरीज में आज अध्याय 6 पढ़ेंगे, जो साधारण सा चैप्टर है हमारे आसपास की सामग्रियाँ। ठीक ना, इसको हम साधारण तरीके से और बहुत कम समय में पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारे आसपास की कुछ वस्तुओं का अवलोकन करना है। कौन सी वस्तु है, क्या है। देखिए, ये जो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि देखो मेरे पास नोटबुक है, ये बोल रही है मेरे पास भी कई नोटबुक और पेन है। ठीक ना। देखिए आगे, सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज़, लकड़ी, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि किसी न किसी चीज़ से बनी ही होती है। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। ठीक। देखिए, जैसे इस पुराने ज़माने में और फिलहाल वर्तमान में भी इस तरह के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग या फिर मिट्टी के सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, मिट्टी का इसको कैसे बनाया जाता था, देखिए समझिए। यहाँ पे मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ, क्या हो रहा है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे कहाँ पढ़ रहे थे। देखिए, मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर, मतलब उसे चुनकर साफ कर लिया जाता है मिट्टी को, और छन्नी से बहुत बढ़िया तरीके से छान लिया जाता है और उसको गूँथ लिया जाता है। ठीक है। उसे एक घूमते हुए पहिए पर आकार दिया जाता है, शेप दिया जाता है। ठीक। उसके बाद उसे धूप में सुखा दिया जाता है, यानी कि भट्टियों में पका दिया जाता है, लिखा हुआ है। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक ना, इसे टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण में किया जाता है। देखिए, वस्तुओं का समूह कैसे बनाए, इस चैप्टर का ये छोटा छोटा टॉपिक है जिसे हम साधारण सी और बहुत कम समय में समझ लेंगे। ठीक है। वस्तुओं को किसी भी समान गुण, जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमकता, द्युतिहीनता और उसकी निर्माण सामग्री के आधार पर उसे समूह में बांट सकते हैं। क्या है, समूह में कैसे बांटना है, तो उसको समूह में हम आकार, रंग किस कलर का है, कठोर है कि कोमल है, चमक है कि नहीं है, चमक नहीं है, इसी आधार पर हम उसे बांट सकते हैं, उसका समूह बना। देखिए, बहुत सारा सामग्री है, फ्लावर है, ये वही बर्तन है मिट्टी का, ये कुछ चरखा ही है, ग्लास है, बॉल है, कटर है, इसी तरह से बहुत सारा सामग्री है। तो इसको किसी न किसी आधार पे हम बहुत आधार पे बांट सकते हैं। जैसे ये दोनों का कलर सेम लग रहा है, इसका और इसका, तो ये दोनों को कलर के आधार पर हम एक समूह में बांट सकते हैं। जैसे दूसरा आधार है, जैसे ये लिखने का काम आता है, ये रेट, ये पेन, ये दोनों लिखने का काम आता है, तो इसको हम एक लिखने के आधार पर एक साथ रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे आसपास की वस्तु है। ठीक ना। देखिए, ये जो वस्तु है इसको समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में होता है। ठीक ना। देखिए, ये टॉपिक क्या है, आइए विचार करें। ये वही टॉपिक है समूह में बांटने का। आइए विचार करें कि गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, गिलास बनाने की प्रमुख सामग्री आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये जो बच्ची है ये सोच रही है कि कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बच्ची है, सोच सकती है, क्यों नहीं किया जा सकता। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता हो जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, जो कि यहाँ देख सकते हैं ये बूंद बूंद करके गिर रहा है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ग्लास बनाने के लिए ये जो कपड़े का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी संग्रहित नहीं होगा। हम किसी वस्तु को
बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उसके प्रयोजन के आधार पर करते हैं, उसके गुणों और उसके प्रयोजन के आधार पर करते हैं। उस वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए अगर सामग्री का उपयोग करते हैं या चयन करते हैं तो उसके गुण और प्रयोजन के आधार पर करना चाहिए कि जिस वस्तु का उपयोग हम करने जा रहे हैं, उसके लिए जिस वस्तु का उपयोग करने जा रहे हैं। जैसे एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना होता है, जैसे प्लास्टिक, धातु, स्याही इत्यादि से बना होता है। ठीक। यहाँ विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या टेनिस के गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जाता है? देखिए, एक एक करके गेंद ले, इसका खोज करते हैं कि कैसे, कौन सा। एक एक गेंद ले और किसी नियत ऊंचाई से गिराए, एक कहीं स्थिर करके वहां से तीनों गेंद, ये जो है टेनिस का, ये क्रिकेट का और ये व्यायाम की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद, जिसे हम लोग प्लास्टिक बॉल भी कहते हैं अपनी भाषा में। देखिए, इस गेंद को ले और एक नियत ऊंचाई से गिराए, उस गेंद को पहचाने जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। ऑब्वियस सी बात है, ये टेनिस की गेंद सबसे ऊंची जाएगी, उससे कम क्रिकेट की और सबसे कम ये प्लास्टिक बॉल। ठीक है, यहाँ पे ये जो तालिका दिया हुआ है इसमें सबसे ऊपर जाएगी टेनिस की, ये सबसे कम जाएगी, निम्न जाएगी ये कौन सा है, प्लास्टिक वाला, और ये क्रिकेट वाली मीडियम रेंज में जाएगी। उच्च, मध्यम और निम्न के आधार पर हमको व्यक्त करना था। देखिए, आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से बनी है उसके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। ठीक, ये सब वस्तुओं का समूहीकरण। हमने सीखा कि वस्तुओं को उसके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले को कोने में रखता है, दाल, अनाज दूसरे कोने में रखता है। आप किसी की दवा की दुकान पर जाकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक ना। देखिए, सामग्रियों के विभिन्न गुण, अब गुण आगे पढ़ना है। देखिए, गुण क्या होता है? स्वरूप का आकलन और उसको पहचानना। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तु प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वही लोहा तांबे और एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि हम कह सकते हैं कि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। बिल्कुल। देखिए, जिन सामग्री की सतह प्रायः चमकदार होती है उसे द्युतिमय, और इसे चमकदार, साधारण भाषा में चमकदार वस्तु कहलाती है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्यतः धातु होती है। धातु के कई उदाहरण भी है, तांबा, लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि। ठीक ना। क्या सभी चमकदार वस्तु धातु होती है? देखिए, द्युतिहीन, चमकहीन सामग्री वे होती हैं जिनके सतह चमकदार नहीं होते हैं। उदाहरण ले लीजिए, कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई सोना नहीं होती, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार वस्तु धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार भी बनाया जाता है। देखिए, इसके सवाल का जवाब यहाँ मिल गया। क्या है कि सभी चमकदार वस्तु धातु नहीं होती है, कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके भी चमकदार बनाया जाता है। ये सामग्री जो है धातु नहीं भी हो सकती है। आगे, कौन कौन सामग्री कठोर है, इस बात को समझेंगे। देखिए, जब आप वस्तुओं को अपने हाथ से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो पत्थर जैसा सामग्री को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबर है आसानी से दबाया जा सकता है। जिन सामग्री को आसानी से दबाया खरोचा जा सकता है वह नरम वस्तु है, जबकि अन्य सामग्री जिन्हें दबाना या खरोचना कठिन होता है वे कठोर सामग्री होते हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबर स्पंज से, सापेक्ष का क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सापेक्ष का मतलब हुआ रबर स्पंज से कठोर लेकिन लोहे से नरम होता है। ऑब्वियस सी बात है, रबर को अगर दबाएंगे तो वह स्पंज से कठोर प्रतीत होगा लेकिन लोहे से नरम प्रतीत होगा। तो यह सापेक्ष पर निर्भर करता है कि किस वस्तु के सापेक्ष हम बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पढ़ेंगे, उन सामग्रियों का पता लगाएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वे सामग्री जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। पारदर्शी और पारभासी की बात यहाँ हो रही है। ठीक, देखिए, ये
क है दीवाल है, ख पेड़ है, घ खिड़की है और ग गेट है। सबकी पहचान हम कर ही लिए हैं, यहाँ बता ही दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं वह पारदर्शी होता है, जैसे कि कांच, जल, हवा। ऑप्शन सुनेंगे, मतलब देखेंगे एग्जाम्पल। जल जो है पारदर्शी है, सेलोफेन कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्री के उदाहरण हैं। अधिकांश सामग्रियां ऐसी है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। और जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे हम पारभासी कहते हैं। पारभासी कहा जाता है कि हम धुंधला देखते हैं, पूरी अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं। देखिए बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी के उदाहरण हैं। कुछ कुछ कांच ऐसे भी होते हैं, जैसे इस कांच में तो हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं आर पार, लेकिन कुछ खिड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके आर पार देखना थोड़ा सा जटिल होता है, तो वह पारभासी के उदाहरण में आता है। ठीक ना। आइए वस्तु को वर्गीकृत करें। कांच का गिलास, बटर पेपर, रबर। क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? एक सवाल है, देखिए देखते हैं। जल अपारदर्शी, इसका उदाहरण यही मतलब इसका सॉल्यूशन। जल पारदर्शी है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? बिल्कुल अपारदर्शी बनाया जाता है। उसमें आप मिट्टी मिला दीजिए, उसमें कोई ऐसा सामान मिला दीजिए जिससे वह आर पार नहीं देखा जा सकते। रंग मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए। ठीक है। जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं, इस चीज़ का कैसे पता लगाएंगे? देखिए इसका एग्जाम्पल करेंगे। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा, लकड़ी का जो चूरा होता है लकड़ी का, वो इकट्ठा कर लीजिए। आप इसको 4-5 गिलास लीजिए। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी दे दीजिए, दूसरे में नमक दे दीजिए, तीसरे में चॉक पाउडर दे दीजिए और चौथवा में रेत दे दीजिए, 5वां गिलास में बुरादा डाल दीजिए। ठीक है। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छे तरह से घोल दीजिए और कुछ मिनट प्रतीक्षा करके देखिए क्या होता है। चलिए यहाँ अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा। इसको हम 1 माने हैं, इसको हम 2 माने। बताइए चीनी का पूर्वानुमान क्या लगाते हैं कि यह अदृश्य होगा कि नहीं होगा? पानी में जाके मिल जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल में अदृश्य हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अदृश्य हो ही जाएगा और अवलोकन भी वही निकलेगा। नमक क्या होगा? ये भी अदृश्य हो जाएगा और ये भी अवलोकन तो वही निकलेगा उसका रिजल्ट। चॉक पाउडर ये भी अदृश्य हो जाएगा, ये भी अदृश्य हो जाएगा। रेत जो है यह अदृश्य नहीं होगा, यह उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। बुरादा ये भी नहीं मिलेगा। और एक कोई एग्जाम्पल अन्य आप ले सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है, यह घुलनशील है। ये घुलनशील वर्ड को समझने के लिए इतना सारा एग्जाम्पल अभी हम देखें। कुछ सामग्री जल में नहीं घुलती है और बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती है, ये सामग्री अघुलनशील होती है, जैसे कि बालू, रेत जिसे हम कहें, वो सब एग्जाम्पल। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत सी सामग्रियों को घोल सकती है। ठीक, यहाँ देखिए वो जो बच्चे के मन में सवाल था, प्रश्नवाचक प्रश्न था कि जल को पारदर्शी या अपारदर्शी बनाया जा सकता है कि नहीं। ये जल पारदर्शी है, ये जल अपारदर्शी है, तो इसमें कुछ मिला दिया है तो इस तरह से यह अपारदर्शी हो गया। और इस एग्जाम्पल से, इस चित्र से हम एक और चीज़ समझ में आता है कि यह जल जो है किस चीज़ से घुलनशील है। इसमें ये जो घुलाया है ये वस्तु जल में घुलनशील है, इस चीज़ का भी एग्जाम्पल देखिए। स्वयं का ORS घोल कैसे बनाते हैं अपने से, ठीक ना। ORS का पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका उपयोग दस्त या अनेक रोगों के कारण हुई पानी की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। किसी भी कारण से पानी की कमी शरीर में जो होती है, इसके लिए हम ORS का घोल बनाते हैं। ठीक, ये ORS इस पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाना चाहिए। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उसे उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर में 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक मिलाकर ORS हम बना सकते हैं अपने से। ठीक है, सीधी बात है, 6 चम्मच चीनी दे दीजिए, आधा चम्मच नमक दे दीजिए, ORS घोल तैयार है।
क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाते हैं। इस बच्ची के मन में है कि क्या जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं। कुछ जल द्रव में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल में एक मतलब जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, और कुछ समय के लिए रख देने पर यह अलग परत बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये गिलास है, यहाँ तक हम जल भर देते हैं, अगर उसके बाद तेल देंगे, शहद देंगे, कुछ देंगे, तो एक छोटा सा परत, मोटा सा, जितना वो मात्रा में रहेगा ये ऊपर में आ जाएगा, इस तरह से एक लेयर बना लेगा। तो यही होता है, अलग परत बना लेता है। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है, जबकि कुछ नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भारी या हल्का, कोई वस्तु कितना भारी है या हल्का, इस चीज़ का हम कैसे पता लगे? चाहिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कप में जल लें, दूसरे में रेत लें, तीसरे में कंकर ले लें। ठीक ना? प्रत्येक कप को तराजू पर वजन तौलें और उसमें दिखाई गई संख्या अपनी नोटबुक में लिख लें। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्की, इसका पहचान द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जाता है, जबकि उनके आयतन बराबर है। मान के चलिए यहाँ जो आप लिए हैं रेत, कंकर और क्या लिए थे? रेत और कंकर लिए थे और जल लिए थे। तो यह मान के लिए किसी एक सीमित मात्रा में अगर हम लेते हैं, गिलास के किसी सीमित मात्रा में, किसी एक निश्चित मात्रा तक हम लेते हैं, जल भी, रेत भी और कंकर भी, तो ये तीनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो यही बोल रहा है कि आयतन तीनों का बराबर है लेकिन द्रव्यमान अलग है। तो यह हल्की है, भारी, कौन सामान कितना हल्का है, कितना भारी है, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक ना? जो सामग्री भारी होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, और जो हल्की होती है उसकी द्रव्यमान कम होती है। यहाँ कोष्ठ में दिया हुआ है कि जबकि आयतन समान होना चाहिए, वही जो हम बताए कि किसी निश्चित मात्रा में तीनों चीज़ हो, तब निर्भर करता है द्रव्यमान पर। देखिए, समान भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। उच्च आप कक्षा आगे द्रव्यमान और भार उसके संबंध के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्थान और आयतन क्या होता है। अलग अलग स्तर वाले कांच के गिलास। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। देखिए, इसमें आधा है, इसमें फुल है। ठीक है ना? इसमें आधा है, इसमें फुल। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में जल की मात्रा से कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल का आयतन को दर्शाता है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, अब मुझे इसका कारण समझ में आ गया। ठीक है, आपने दुकान में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतल बिकती हुई देखी होगी। आपने देखा है कि बोतलों पर 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है। इन बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। पीने के जल और दूध की बोतल पर 500 ml का लेबल लगा होता है, जो आयतन दर्शाता है। इस बच्चे के समझ में आ गया। अब आप वस्तुओं के कई गुण के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं के सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। देखिए, द्रव्य क्या होता है? ये द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, उसे द्रव्य कहते हैं। देखिए, सीधी और साधारण सा इसका परिभाषा है कि कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम में और किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर में या फिर ml में मापा जाता है। ये है, ये बस ml को कैसे लिखना है और kg को कैसे लिखना है, इस बात को दर्शाता है। kg जैसे लिखे हैं तो जैसे 5 kg लिखना है, 5 kg, तो इस बीच में एक स्पेस बार देना है, इसको सटा के ऐसे प्रदर्शित नहीं करना है। ठीक ना? यही सिंपल सा बात इसमें बताया गया है।
देखिए, द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा इत्यादि। देखिए, क्या हमारे आसपास की सभी सामग्री द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जाती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। ठीक, सामग्री द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनके उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्री भिन्न भिन्न दिखती है और विभिन्न व्यवहार करती है। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुण के समानता और अंतर के आधार पर बनाया। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि हम उन्हें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टान, पौधे, जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहते हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीख लिया है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुण के आधार पर किया जाता है। विचार करें, क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या वरदान है, क्या अभिशाप है? इस चीज़ को बच्चे पर निर्भर करता है। प्लास्टिक हम लोग का वैसे भी कुछ चीज़ों में आसानी भी दिया है और कुछ जैसे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी है, दोनों चीज़ है। देखिए, हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया है। बच्चे में उत्सुकता रहती है। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। चैप्टर तो खत्म होने को चला है, खत्म हो भी गया है। साधारण सा चैप्टर था, सारांश एक बार देख लेते हैं। सारांश से सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती है। वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी होती है। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तु बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुण में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में बटी जा सकती है, जैसे धुतीमय, चमकदार और चमकहीन। कुछ को स्पर्श के अनुभव के आधार पर भी अलग किया जाता है, जैसे कोई कठोर है कि नरम है। सामग्रियों को पारदर्शी, अपारदर्शी या पारदर्शी इसके आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर है कि हम किसके आर पार स्पर्श देख सकते हैं, किसके आर पार नहीं देख सकते हैं। कुछ सामग्रियाँ जल में घुलनशील होती है जबकि कुछ अघुलनशील। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है उसका द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा को मापता है। ठीक है, समझ गए होंगे। साधारण सा चैप्टर था, कोई खास बात नहीं था, लेकिन हाँ, हर चीज़ को समझना जरूरी होता है।